Hello, good afternoon. Good morning, SYBSC students. So, yesterday we were discussing about the application of GPS and mobile satellite communication. It was the last point. Now we will discuss further that emergency and location based services. The GPS functioning can be used by the emergency services to locate the cell phone. The ability to locate the mobile phone is required in the United States by E911 emergency service legislation. However, as of the September 2006, the system is not in the place all parts of the country. GPS is less dependent on the telecommunication network topology and radio location for the compatible phones. So assisted GPS reduces the power requirements of the mobile phone and increase the accuracy of the location. The emergency location based सर्विसेज मतलब क्या? तो यहाँ पे आपको ऐसे बताया गया है कि जो जीपीएस है, तो जीपीएस ज़्यादातर उसका जो हम बोलते हैं कि सेल फोन्स को लोकेट करने के लिए इमरजेंसी सर्विस के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे यूनाइटेड स्टेट में यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है E911। ये तो ये सर्विस हम बोलते हैं कि इमरजेंसी सर्विस रेगुलेशन, जैसे हमारे यहाँ पे 108 फॉर एम्बुलेंस होता है वैसे ही। तो ये मोबाइल फ़ोन के लिए उस यूनाइटेड स्टेट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 2006 में सितंबर 2006 में अभी ये जो मेथोडोलॉजी है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में चलती है, बाकी के पार्ट्स में नहीं चलती है। तो जीपीएस हम बोलते हैं कि ज़्यादातर वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पे ना डिपेंड रहता है, ना टोपोलॉजी पे डिपेंड रहता है, ना रेडियो लोकेशन पे डिपेंड रहता है। लेकिन जीपीएस क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट मोबाइल फ़ोन के लिए देता है। और जैसे यहाँ पे बताया जाए कि उसकी हम बोलते हैं कि उसका पर्टिकुलर एक्यूरेट लोकेशन, मोबाइल फ़ोन का पर्टिकुलर एक्यूरेट लोकेशन बताया जाता है। A phone's geographic location may also be used to provide the location-based services, including uh, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग और अदर लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि फोन का जो जियोग्राफिक लोकेशन होते हैं वो किस तरह से आपको वो मीन्स जीपीएस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उससे फॉर एग्जांपल सर्विस एडवर्टाइजिंग थ्रू या हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थ्रू उसको प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से फोन का जो लोकेशन होता है वो जीपीएस को मदद करता है, या जीपीएस उसमें लगाने से वहाँ पे आपको पता चलता है। Then next point is aircraft passengers. Most airlines allow the passenger to use the GPS units on their flights except during the landing or takeoff when the other electronic devices are also restricted. तो एयरक्राफ्ट पैसेंजर मीन्स जो हम बोलते हैं कि एयरलाइंस में मुसाफरी करने वाले जो पैसेंजर होते हैं वो भी जीपीएस यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम बोलते हैं कि जब लैंडिंग किया जाता है और टेक ऑफ किया जाता है उतना टाइम वो ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब रिस्ट्रिक्टेड मीन्स उस टाइम वो बंद किया जाता है। even though the consumer GPS receivers have minimal risk of interference, and the few airlines disallow the use of handheld receivers during the flight, and other airlines integrate the aircraft tracking into the seat back television entertainment system and available to all the passengers even during the takeoff and landing। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि जो हम बोलते हैं कि जो कंज्यूमर हैं, जो इवन दो कंज्यूमर जीपीएस रिसीवर्स, तो वो भी उसका हम बोलते हैं कि उनके पास भी कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जब भी वो जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं रिस्क दिया जाता है या इंटरफेरेंस होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो एयरलाइंस होते हैं कि जो हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग फ्लाइट उसको अलाउ करते होंगे उसके लिए जीपीएस इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हमने अभी अगले पॉइंट में देखा कि जब भी टेक ऑफ और जो लैंडिंग किया जाता है तभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद किया जाता है, या एयरलाइंस में हमें तो ज़्यादातर हम बोलते हैं कि टेलीविज़न सिस्टम वगैरह या एंटरटेनमेंट वाला सिस्टम हमको हार्डली दिखाई देता है। आगे देखते हैं जीपीएस ट्रैकिंग। System uses GPS to determine the location of vehicles, persons, pets, and record the position at the regular intervals in order to create the log of movement। तो जीपीएस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है कि जीपीएस को हम बोलते हैं कि व्हीकल्स कहाँ पे रखे हैं, या लोगों की जानकारी निकालने के लिए, या पेट्स की जानकारी निकालने के लिए, या फॉर एग्जांपल कहीं हम बोलते हैं कि
रेगुलर इंटरवल्स है, तो उसको पता करने के लिए, उसकी पोजीशन पता करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। देन द डाटा कैन बी स्टोर इनसाइड द यूनिट और सेंड टू द रिमोट कंप्यूटर बाय रेडियो और द सेल्यूलर मोड। फिर डाटा क्या किया जाता है, उस यूनिट में स्टोर किया जाता है, फिर कंप्यूटर या हम बोलते हैं कि सुपर कंप्यूटर को भेजा जाता है, बाय रेडियो या सेल्यूलर मोड पे उसको भेजा जाता है। सम सिस्टम अलाउ द लोकेशन to be viewed in the real time on the internet with a web browser। कि यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, सम सिस्टम अलाउ द लोकेशन टू बी व्यूड, कि कुछ सिस्टम आपके उस लोकेशन को अलाउ करते कि जैसे हम बोलते कि इंटरनेट के साथ हम बोलते कि जब वेब ब्राउजर जुड़ा हुआ होता है कि कभी कभी नेटवर्क नहीं होने की वजह से हमें उसका लोकेशन का पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ जगह हमें पता चल जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर प्रिडिक्शन इम्प्रूवमेंट। वेदर प्रिडिक्शन मीन्स आपको पहले से ही जानकारी दे देना या वो जानकारी मिल जाना। तो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक बेंडिंग ऑफ जीपीएस सैटेलाइट signals by specialized GPS receiver in the orbital satellites can be used to determine the atmospheric conditions such as air density, temperature, moisture and electron density। तो जब हम बोलते हैं कि जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू जब जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू या हम बोलते हैं जीपीएस रिसीवर ऑर्बिट सैटेलाइट्स के थ्रू क्या पता चलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एयर डेंसिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, ये हमको जीपीएस थ्रू पता चलता है। Such information from the set of micro satellites and launched in April 2006 is called the constellation of observing system for meteorology। तो ये जो हम बोलते हैं कि सच इंफॉर्मेशन सेट ऑफ माइक्रो सैटेलाइट, कि ये इतनी जो बारीक सी आपको इंफॉर्मेशन देना हो या हम उसको पूरी जानकारी देना हो, तो उसके लिए माइक्रो सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अप्रैल 2006 में उसको लॉन्च किया गया था। उसको नाम दिया गया है कॉन्स्टलेशन ऑब्जर्विंग सिस्टम ऑफ मीटीरियोलॉजी। आगे हम बात करते हैं स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग मतलब क्या? द मोस्ट कॉमर्शियल ड्रॉप जोन्स यूज द जीपीएस टू एड द पायलट टू स्पॉट द प्लेन to correct position related to the drop zone that will allow the skydivers on the load to be able to fly their canopies back to the landing area। तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जब स्काई डाइविंग किया जाता है, हम बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं, जीपीएस का कॉमर्शियल जोन में इस तरह से इस्तेमाल किया कि जैसे फॉर एग्जांपल जीपीएस उस पायलट को हम बोलते हैं कि पायलट जीपीएस थ्रू वो स्पॉट उसको पता चलता है कि प्लेन कहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि लैंड करना है या किस एरिया में लैंडिंग करनी है, तो वो जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्पोर्ट्स takes into the account number of groups existing the plane land and upper winds। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चले कि जो यहाँ पे जीपीएस में जो स्पोर्ट्स बताया जाता है वो कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल कितने प्लेन लैंड होने वाले हैं, या हम बोलते हैं कि जो विंड की हम बोलते हैं कि विंड की हम बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं, सिचुएशन क्या या कंडीशन क्या है, वो हमको पता चल जाता है। इन द एरियाज वेयर स्काई डाइविंग थ्रू द क्लाउड इज परमिटेड, जीपीएस कैन बी sole visual indicator when spotting in overcast condition। This is referred to as an GPS spot। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है, क्या बताया गया है, इन द एरियाज वेयर स्काई डाइविंग through cloud is permitted, GPS can be sold in the visual indicator where spotting is overcast condition। This is referred to as an GPS spot। तो GPS spot के थ्रू उसको बताया जाता है, उसको रेफर किया जाता है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्लाउड थ्रू, जैसे जीपीएस क्लाउड परमिट करता है, या हम बोलते कि जब स्काई में होते हैं तो वहाँ पे हम बोलते कि स्काई डाइविंग करते टाइम जो क्लाउड होता है या बादलों के होने की वजह से जीपीएस को वो पर्टिकुलर इंडिकेटर मिल जाता है कि स्पॉट या ओवर कंडीशन क्या है, ओवरकास्ट कंडीशन क्या है, जिसको हम बोलते कि जीपीएस स्पॉट बताया जाता है।
आगे बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट इज some some market research companies have combined GIS system and survey-based research to help the companies to decide where to open the new branches and to target their advertising according to the usage pattern of roads and socio-demographic एट्रीब्यूट्स ऑफ द रेसिडेंशियल जोन। तो मार्केटिंग मीन्स हम बोलते हैं कि कॉमर्शियल जोन में जब भी, या हम बोलते हैं कि किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या ऐसे ही एरिया को चूज किया जाता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो बड़ी बड़ी मार्केट रिसर्च कंपनी होती है वो जीआईएस सिस्टम के थ्रू या जीपीएस सिस्टम के थ्रू अपने अपनी नई नई ब्रांचेस खोलती हैं, और जहाँ से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हो सके, जहाँ से ज़्यादा रोड का इस्तेमाल हो सके, जहाँ पे हम बोलते हैं कि सोशल कल्चरल रेसिडेंशियल जोन ज़्यादा हो, वहाँ पे वैसे ही एरिया में वो अपना नया नया ब्रांचेस ओपन करती हैं, न्यू ब्रांचेस ओपन करती हैं। देन आगे देखते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, Global Positioning System (GPS), played a key role in the resource mapping and environmental conservations and environmental management planning and environmental impact assessment। तो WWW हो, रिमोट सेंसिंग हो, GIS या GPS हो, तो रिसोर्स मैपिंग के लिए, फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, और उसकी इम्पैक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वो वहाँ पे बताया जाता है, उसके थ्रू हमको पता चलता है। अभी हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। The term biotechnology refers to the application of biology concept to develop the technological alternative for human and environmental welfare। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बायोलॉजी कंसेप्ट को लेके उसको टेक्नोलॉजी किस तरह से टेक्नोलॉजिकल उसको किस तरह से डेवलप किया जाए जो इंसान के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा साबित हो, इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। In its general structure, the biotechnology combines the principle of microbiology, genetics, molecular biology, chemical technology, and other related branches of the science। तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी साइंस का इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले होता है जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर केमिकल बायोलॉजी, और बाकी की जो ब्रांचेस है साइंस के वो उसमें जुड़े हुए हैं। रिसेंटली द बायोटेक्नोलॉजी is an application have revolutionized different sectors including environment, agriculture, aquaculture, medicine, industries, etc। तो बायोटेक्नोलॉजी हम बोलते कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बोलते कि डिफरेंट सेक्टर में किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, एक्वाकल्चर हो, मेडिसिन हो और इंडस्ट्रीज हो, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम देखते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग। द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट टू डेवलप द टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव फॉर ह्यूमन एंड environment welfare। Biotechnology can help us to meet the challenges for the food production through the scientific intervention to overcome the traditional problems such as pests, weeds, drought and so on associated with agriculture and aquaculture। तो बायोटेक्नोलॉजी हमें किस तरह से मदद करता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्शन में, या हम बोलते हैं कि फूड प्रोडक्शन में जैसे हम बोलते हैं कि साइंटिफिक इंटरवेंशन से हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल प्रॉब्लम हम सब कवर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्ट है, वीड्स है, ड्रॉट है। तो जो एग्रीकल्चर से और एक्वाकल्चर से जुड़े हुए हैं वो प्रॉब्लम को बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको कम किया जा सकता है। अभी हम आगे बात करते हैं। द बायोटेक्नोलॉजी इज द टर्म गिवन टू द वैरायटी ऑफ द न्यू टेक्निक्स फॉर मॉडिफाइंग organisms and their
फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर अप्लाइड पर्पसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक न्यू टेक्नोलॉजी की टेक्निक की तरह किया जाता है। मीन्स उसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए फिजियोलॉजी प्रोसेस उसको अप्लाई किया जाता है और ऑर्गेनिज्म को अप्लाई किया जाता है। मीन्स उसका इस्तेमाल हर जगह किया जा सके। वन एस्पेक्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज रिकम्बिनेंट डीएनए और जेनी प्लीजिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक एस्पेक्ट ये है कि उसको डीएनए की तरह उसमें हम बोलते हैं कि डीएनए उसमें चेक किया जाता है। द साइंटिस्ट कैन टुडे जॉइन द डीएनए ऑफ टू ऑर्गेनिज्म एंड टू प्रोड्यूस द रिकम्बिनेंट और रिकम्बाइन द डीएनए। तो डीएनए मतलब क्या, मीन्स दो ऑर्गेनिज्म को कंबाइन करके जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है या प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डीएनए। द साइंटिस्ट कैन देन इंट्रोड्यूस द रिकम्बिनेंट DNA into other organism, permanently changing the genetics makeup of that organism and all its descendants. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि साइंटिस्ट एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म में चेंज करने के लिए परमानेंटली उसको चेंज करने के लिए, उसका पूरा लुकआउट चेंज करने के लिए, उसका पूरा मेकअप चेंज करने के लिए डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। तो सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये जब प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि जीएम फूड, या हम बोलते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इसको इस तरह से बनाया जाता है। अभी हम आगे बात करते हैं अभी उसके एप्लीकेशंस में बायोटेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इन एग्रीकल्चर। More than 40 genetically modified crops belonging to herbicide tolerant HT and insect resistant BT categories are being raised in the United States of America। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि मोर देन 40 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जितना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मीन्स 40 से भी ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो हम बोलते हैं कि हर्बिसाइड टॉलरेंस मीन्स उसको HT और इंसेक्ट रेजिस्टेंस मीन्स BT, इस कैटेगरीज में उसको बनाया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कि इस तरह से बनाया जाए कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यूनाइटेड स्टेट में तैयार किया जाता है। क्रॉप दैट हैव रिसीव्ड एक्सेप्टेंस आर कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन एंड कैनोला। तो उस टाइप के यहाँ पे आपको क्रॉप दिखाई देते हैं, जैसे बोलते हैं कॉटन है, कॉर्न है, सोयाबीन है और कैनोला, ये बनाए जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की तरह। तो 2 वायरस रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ पपाया एंड स्क्वैश आर करेंटली बीइंग प्लांटेड। तो पपाया को लेके और स्क्वैश को लेके ऐसा एक प्लांट रेडी किया जाता है उसकी सीड्स को लेके। एंड अदर प्रोडक्ट्स that are being marked including the engineered tomatoes, altered oil, canola, BT potato, BT corn, HT sugar beet। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जब रेडी किए जाते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है कि टोमेटोज को ऑल्टर ऑयल, कैनोला ऐसा नाम दिया जाता है। फिर पोटेटो मीन्स BT पोटेटो, BT कॉर्न एंड HT सुगर बीट, इस तरह से उसको तैयार किया जाता है। तो HT herbicide tolerant and BT means insect resistance crops are very popular in the United States of America। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत फेमस है। आगे बात करते हैं लाइफ स्टॉक। देन application of biotechnology to livestock itself is yielding hardier and more productive livestock. Biotechnologies are even improving the animal field. One product helps animals absorb the phosphorus better, thus reducing the ecologically damaging phosphorus in animal waste। तो बायोटेक्नोलॉजी जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लाइफ स्टॉक के लिए किया जाता है और हार्डर भी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी ऐसे मीन्स एनिमल फीड को उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि एक जो प्रोडक्ट होता है जो एनिमल जब उसको ऑब्जर्व करता है तो उसका फॉस्फोरस बेटर होता है, बट उसको हम बोलते हैं कि इकोलॉजिकली वो फॉस्फोरस इकोलॉजिकली वही जो उसका जो वेस्ट होता है वो डैमेज कर रहा है। So cloning the first achieved publicity with the birth of Dolly the sheep in 1997 was the first mammal cloned from the adult cell. But since the mice, goats, monkeys, cats and rabbits have followed।
तो यहाँ पे उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉली नाम की शीप जो 1997 में उसको उस मैमल को उसके एक एडल्ट सेल से उसको प्रोड्यूस किया गया, उसको बर्थ दिया गया। उसके बाद माइस हैं, गोट्स हैं, मंकीज हैं, कैट्स है और रैबिट्स है, उसको फॉलो किया कि फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक करके या उसको कंबाइन करके रिकम्बाइन करके नया जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। वैसे ही एनिमल के साथ भी वैसे ही किया जाता है। अभी हम आगे देखने वाले हैं फार्माक्यूटिकल्स मतलब क्या है? GM crops have been bred to produce the pharmaceuticals in the process called biofarming or pharmaceuticals. DNA science has spawned the generation of drugs made from the human antibodies, but antibodies can be produced more cheaply by splicing antibodies into the genetic fabrics of plants and growing them in the fields and then extracting and purifying them. जो GM क्रॉप्स जब रेडी किया जाता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फार्माक्यूटिकल्स पैदा होते हैं, पर फार्माक्यूटिकल्स को कंटिन्यू करने के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है वो हम क्या करता है कि ह्यूमन मीन्स स्पॉन द जनरेशन ऑफ द ड्रग्स मेड फ्रॉम द ह्यूमन एंटीबॉडीज कि ह्यूमन एंटीबॉडीज के उसका हम बोलते हैं कि जो ड्रग्स दिया जाता है उससे रेडी किया जाता है और एंटीबॉडीज को फिर उसको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस किया जाता है। मीन्स उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम बोलते हैं कि जितना भी हम बोलते हैं कि जेनेटिक फैब्रिक प्लांट्स होते हैं उसके एंटीबॉडी से उसको ज्वाइन किया जाता है और उसको खेतों में मीन्स उसको हम बोलते हैं कि उगाया जाता है। और दैट hemoglobin is being bred into the corn and soybeans। और तो हमको ये पता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ता है कैसे, तो सोयाबीन और कॉर्न से बढ़ता है। तो कॉर्न ब्रेड एंजाइम स्टिमुलेट इंसुलिन प्रोडक्शन इन द डायबिटीज। तो कॉर्न का हम बोलते कि जब उसको हम बोलते कि डायबिटिक्स में कॉर्न जिसको भी डायबिटिक्स है उसको कौन ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होता है। बनानास एंड पोटैटोज कैन नाउ डिलीवर द डोज ऑफ वैक्सीन। Scientists have increased the extent of lycopene in the tomatoes which seems to prevent some types of the cancer। मीन्स फूड के थ्रू जो भी हम बोलते हैं कि एंटी मीन्स ह्यूमन बॉडीज में एंटीबॉडीज रेडी किया जाता है। मीन्स उनकी जो हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो उसको बढ़ाने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्न को ऐसे प्रोड्यूस किया जाता है जो डायबिटीज़ में उनको मदद मीन्स डायबिटिक पीपल को हेल्पफुल हो सके। दूसरा है बनानास है, पोटैटोज है, तो वो भी एक वैक्सीन की तरह उनको दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जो टोमेटो हम जो रोज़ बरोज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें लाइकोपेनी ऐसे एक हम बोलते हैं कि उसमें क्या बोल सकते हैं उसमें हम बोलते हैं कि वो भरा हुआ होता है या एक उसके इंग्रेडिएंट्स की तरह उसमें रखा जाता है कि जिसकी वजह से हम कुछ टाइप के जो कैंसर है उससे हम वो टोमेटो खाएं तो उस टाइप के कैंसर से हम बच सकते हैं, या एनी टाइप के कैंसर से हमें थोड़ा सा कम मीन्स उसके सामने हम अपने आप को टिका सके। तो इस तरह के फूड भी बनाए जाते हैं। तो वी शैल कंटिन्यू टुमारो।